धूमिल ने अपनी कविताओं में जनतंत्र की गहरी और प्रभावशाली आलोचना की है। जहां जहां धूमिल ने जनतंत्र की आलोचना की है, वहीं यह भी साफ दिखाई देता है कि धूमिल की कथन भंगिमा में एक गहरा आक्रोश और एक गहरी आक्रामकता है। धूमिल की कविता में कोई संताप, कोई दुख, कोई पीड़ा लोकतंत्र के पतन की सीधी तौर पर दिखाई नहीं देती, बल्कि वे लोकतंत्र की आलोचना करते हुए पीड़ित होने की बजाय, दुखी होने की बजाय गुस्से में दिखाई देते हैं। हम बहुत ही सहज ही ये लक्षित कर सकते हैं कि धूमिल अपनी कविताओं में एक गुस्सैल कवि के रूप में, एक आक्रोशित कवि के रूप में और एक आक्रामक कवि के रूप में पेश आते हैं। क्या इस आक्रोश का, इस गुस्से का, इस आक्रामकता का कोई संबंध जनतंत्र की उनकी समझ से, जनतंत्र के उनके अन्वीक्षण से, उनके ऑब्जर्वेशन से है? क्या ये वो जनतंत्र है जो उन्हें गुस्से में ले आता है, जो उनके गुस्से का मूल कारण है? जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान सहज ही उस समय अवधि की ओर जाता है जहां मोटे मोटे तौर पर धूमिल एक कवि के रूप में भाषा में प्रवेश करते हैं, और यह समय है 1967 का समय। भारतीय लोकतंत्र 1952 से ही एक ओर अपनी संस्थाओं को अपने तरीके से ताकतवर करने में लगा हुआ था। नई नई तरह की संस्थाएं बन रही थीं, नई नई तरह की योजनाएं बन रही थीं, और स्वाभाविक है कि उन संस्थाओं और इन योजनाओं के परिणाम आने में अभी वक्त लगना था। नेहरू और उनके सहयोगी भारतीय जनता के लिए, भारतीय समाज के लिए, जो मूलतः सामंतवाद और पूंजीवाद के दोहरे शोषण का शिकार था, और उसके साथ ही पितृसत्ता और धर्मतंत्रवाद के शोषण की बुनियादें भी कई हजार साल से भारतीय समाज में ताकतवर चली आती थीं। एक तरह से भारतीय जनता पितृसत्ता, धर्मतंत्र, सामंतवाद और पूंजीवाद के चौतरफा शोषण का शिकार थी। धूमिल इन सभी शोषणों के बारे में बातचीत नहीं करते। उनकी चिंता मुख्यतः 1947 के बाद बने भारतीय जनतंत्र की चिंता है। नेहरू और उनके सहयोगी जो प्रयत्न कर रहे थे, जिनके परिणाम आने अभी शेष थे, धूमिल उनके प्रति आलोचनात्मक थे। भारतीय जनता की दुखद और शोषित स्थिति उन्हें परेशान करती थी। वे इससे पीड़ित अनुभव करते थे। वे अपने गांव खेवली के किसानों, खेती पर आधारित शिल्पियों, बनारस के निम्न मध्यवर्गीय जनों, शिक्षितों, नौकरी पेशा लोगों और छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले तमाम तरह के लोगों के अनुभवों से इस बात को जानते थे कि 1950 में स्थापित जनतंत्र भारतीय जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा था।
ये बेहद स्पष्ट है कि 1962 के भारत चीन युद्ध ने भारतीय लोकतंत्र के प्रति जनता के रहे सहे विश्वास की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 1964 में नेहरू की मृत्यु ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की बढ़त या विजय को एक तात्कालिक सांत्वना के रूप में देखा जा सकता है, पर इसी समय आए अकाल ने भारतीय गोदामों में भारतीय जनता में मौजूद अन्न की भयानक कमी की तरफ भी हमारा ध्यान खींचा। भारत जैसा किसानों का देश दुर्भिक्ष से, अन्न की कमी से जूझता हुआ दिखाई पड़ा और बड़ी मात्रा में हमें अनाज बाहर के मुल्कों से, विदेशों से आयात करना पड़ा या हमने उनसे सहयोग के रूप में लिया। किसानों के देश में अन्न का आयात एक बड़ी घटना थी और धूमिल चूंकि स्वयं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनकी चेतना किसान से शहरी मध्य वर्ग में रूपांतरित होते हुए एक व्यक्ति की चेतना थी, इसलिए वे इन सब अनुभवों को गहराई से अपने भीतर जज्ब कर रहे थे। परंतु 1967 की घटनाओं ने जनतंत्र के प्रति उनके रहे सहे विश्वास को अंतिम तौर पर डिगा दिया। 1967 की दो घटनाएं जो ये व्यक्त करने के लिए काफी हैं कि भारतीय जनता का एक बड़ा हिस्सा भारतीय समाज के प्रभुवर्ग और भारतीय जनता के प्रभुवर्ग के प्रति गहरे तौर पर आक्रोश में था। धूमिल की कविता में आक्रोश की मुद्राएं भीतरी तौर पर मौजूद गहरा गुस्सा और आक्रामकता और प्रभुवर्ग यानी कि जनतंत्र के प्रभुवर्ग यानी राजनीतिक वर्ग की गहरी आलोचना का एक अंतर संबंध दिख पड़ता है। 1967 ये वो वर्ष है जो भारतीय जनता के अधिकांश हिस्सों में मौजूद आक्रोश को एक अभिव्यक्ति देता हुआ दिखाई पड़ता है। 1967 में दो घटनाएं घटती हैं जो एक दूसरे के साथ पढ़े जाने पर भारतीय जनतंत्र के प्रति पैदा हो रही एक गहरी अनास्था का सूचक है और आक्रोश का भी। पहली घटना है 1967 में हुए आम चुनावों में 1947 से 1967 तक भारतीय राजनीतिक तंत्र का नेतृत्व करने वाले दल कांग्रेस के प्रति गुस्सा, और यह गुस्सा अभिव्यक्त होता है 1967 के आम चुनावों और आम चुनावों के साथ होने वाले विधानसभा चुनावों से। हम सभी जानते हैं कि 1967 के आम चुनावों में यद्यपि कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को केंद्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, परंतु कांग्रेस के भीतर श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके समाजवादी एजेंडे का विरोध करने वाला दक्षिणपंथी खेमा काफी मजबूत हो चुका था। कांग्रेस का यह दक्षिणपंथी खेमा कांग्रेस को समाजवादी एजेंडे पर आगे बढ़ने से रोकना चाहता था और पूंजीवादी एजेंडे को, दक्षिणपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता था। 1967 के आम चुनावों ने यद्यपि कि श्रीमती इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की सरकार बनाई, परंतु 8 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। यानी 8 ऐसे राज्य थे जो सीधी तौर पर
कांग्रेस के शासन से निकल गए। 1957 में केरल में पहली गैर कांग्रेसी प्रांतीय सरकार का विधानसभा का गठन हुआ था, जिसका नेतृत्व ईएमएस नंबूदिरीपाद, जो तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कर रहे थे। केरल में फिर ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ 1967 में। मद्रास में अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके ने दूसरे अन्य गैर कांग्रेसी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। पंजाब में अकाली दल और जनसंघ ने सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में दो मोर्चों, राजनैतिक मोर्चों ने मिलकर सरकार बनाई और इसका नेतृत्व किया बांग्ला कांग्रेस के अजय मुखर्जी ने। और इस सरकार में वाम दलों के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के भी चुने हुए प्रतिनिधि, नुमाइंदे शामिल हुए, क्योंकि सीपीएम ने ज्योति बसु के नेतृत्व में एक बड़ा मत प्राप्त किया था। केरल, तमिलनाडु यानी मद्रास और पश्चिम बंगाल, इसके साथ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल गई। इस सूची में दो और राज्यों का नाम जल्दी ही मिल गया और ये थे मध्य प्रदेश और गुजरात, जहां कांग्रेस से बाहर आए धड़ों ने गैर कांग्रेसी संयुक्त विधायक दलों की सरकार का गठन किया। केंद्र सरकार में भले ही कांग्रेस कायम रही हो, लेकिन 8 राज्यों में सीधी तौर पर गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। भारतीय जनता संवैधानिक रास्ते से मतदान की प्रक्रिया के द्वारा, चुनाव के द्वारा अपने आक्रोश और असंतोष की इससे बेहतर अभिव्यक्ति नहीं कर सकती थी। इसलिए 1967 के इन चुनावों को भारतीय जनता में जनतंत्र के प्रति, जनतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति, जनतंत्र से निकलने वाले परिणामों के प्रति एक असंतोष और आक्रोश के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी घटना है 1967 की महत्वपूर्ण घटना, नक्सलबाड़ी आंदोलन का उभार, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से असंतुष्ट कुछ युवा नेताओं ने बंगाल के नक्सलबाड़ी जिले में लगभग एक समानांतर शासनतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और उन्होंने भारतीय व्यवस्था के प्रति एक तरह के गहरे आक्रोश और असंतोष की अभिव्यक्ति की। देश भर के अनेक बुद्धिजीवियों, खासतौर पर युवाओं का समर्थन नक्सलबाड़ी आंदोलन को मिला, जिसकी अनेक अभिव्यक्तियां उस युग के साहित्य में हमें देखने को मिलती हैं। नक्सलबाड़ी आंदोलन ने जनतंत्र से गांव के विकेंद्रित होने, गांव भारतीय जनतंत्र के केंद्र में नहीं है, गांव के लोग, किसान, खेती पर निर्भर जनता की चिंता जनतंत्र को नहीं है, इस सवाल को बहुत प्रमुखता से उठाया। एक तरह से ये गुस्सैल, नाराज युवाओं और किसानों की एक सामूहिक अभिव्यक्ति थी। 1967 की ये दोनों घटनाएं संवैधानिक रास्ते से, लोकतांत्रिक रास्ते से मौजूद सत्ताधारी दल के प्रति असंतोष और संविधानेतर रास्ते से नक्सलबाड़ी जैसे आंदोलन
का उभरना उस असंतोष को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करते हैं, जो असंतोष 1967 आते आते तक भारतीय समाज में जनता के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त हो चुका था। धूमिल की कविता में मौजूद असंतोष का, धूमिल की कविता में मौजूद गुस्से और आक्रामकता का, धूमिल की कविता में मौजूद क्रोध की विभिन्न मुद्राओं का गहरा संबंध, आक्रोश का गहरा संबंध 1967 के इस आक्रोश से है। और यह आक्रोश क्षणिक नहीं था, यह आक्रोश साल 2 साल में समाप्त नहीं हो गया। यह आक्रोश सतत भारतीय जनता में बढ़ता रहा। इसकी अभिव्यक्तियां आगे के समय में साफ साफ तौर पर दिखाई दी, जब 1974-75 में देश के एक बड़े इलाके में युवाओं ने आंदोलन किए और ये युवाओं के आंदोलन अंततः एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गए, जिसे हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। 1967 से 1975-76 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन, नक्सलबाड़ी से लेकर संपूर्ण क्रांति आंदोलन तक के ये 8 वर्ष गुस्से के, उबाल के, आक्रोश और आक्रामकता के 8 वर्ष हैं। भारतीय जनतांत्रिक शक्तियां इस आक्रोश को समंजित करने की कोशिश कर रही थी। 1967 से 1972-71 के बीच काम कर रही श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने अनेक ऐसे फैसले लिए जो नेहरू के समाजवादी एजेंडे को आगे बढ़ाती थी और मोटे तौर पर उन्हें जनमुख राजनीति का एक परिणाम मान सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं का प्रिवी पर्स बंद करना और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ये वे घटनाएं हैं जिन्हें हम मोटे तौर पर इस असंतोष को, 1967 में मौजूद असंतोष को शांत करने, उसे संबोधित करने, उससे संवाद करने की प्रक्रिया का परिणाम मान सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये असंतोष, ये आक्रामकता, ये गुस्सा कम नहीं हुआ। तात्कालिक तौर पर ये शांत होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 1971 के चुनाव में, 1971-72 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को 1967 की तुलना में ज़्यादा बड़ा बहुमत मिला, जबकि इस बीच कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो चुकी थी और कांग्रेस का दक्षिणपंथी खेमा कांग्रेस से बाहर जा चुका था। श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में अन्य पुराने नेताओं ने, जिन्हें मोटे तौर पर हम दक्षिणपंथी रुझान के नेता कह सकते हैं, वे कांग्रेस से बाहर चले गए थे। इसके बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971-72 के चुनाव में केंद्र में अपनी सरकार बनाई और तमाम प्रांतों में उनकी सरकारें वापस आईं। इसके बावजूद कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश निर्माण में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बंटने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इससे श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति एक खास तरह का जनसमर्थन भी बढ़ा। इसके बावजूद युवाओं, किसानों, निम्न मध्यवर्गीय जनों में असंतोष कम नहीं हुआ। इस असंतोष की अभिव्यक्तियां 1975 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन, 1974 के युवाओं के विभिन्न आंदोलनों में साफ साफ तौर पर पढ़ी जा सकती है। धूमिल की कविता में जनतंत्र की आलोचना के साथ मौजूद इस आक्रोश का गहरा संबंध इस परिदृश्य से है। धूमिल उस युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 1967 से 1975-77 के बीच मोटे तौर पर नाराज और गुस्सैल युवा पीढ़ी के रूप में पहचान बनाती है। यह आक्रोश सिर्फ भारतीय राजनीति में
या कविता में नक्सलबाड़ी से प्रभावित कवियों में, मराठी के दलित पैंथर्स कवियों में ही दिखाई नहीं देती, बल्कि कला के लोकप्रिय माध्यमों में भी इस आक्रोश की अभिव्यक्तियां दिखाई पड़ती हैं। 1973 में भारतीय सिनेमा में इस आक्रोश को अभिव्यक्त होते हुए हम देखते हैं। 1973 में दो अलग अलग धाराओं की फिल्में हमारे सामने आती हैं। श्याम बेनेगल समानांतर सिनेमा के एक बड़े निर्देशक अंकुर नाम की एक फिल्म लेकर आते हैं, जिस फिल्म में कृषक समाज में साधारण जनता के बीच धीरे धीरे पनपते हुए गुस्से की बेहद सशक्त अभिव्यक्ति और उसके गुस्से के कारणों की बेहद गंभीर पड़ताल करने की कोशिश की गई है। फिल्म के अंत में एक दृश्य है जहां एक कृषक मजदूर अपने भूस्वामी के शोषण से तंग आकर विपरीत परिस्थितियों, दुखद परिस्थितियों में जाता है, तो उस परिवार का छोटा बच्चा भूस्वामी या आप कहें जमींदार के घर की खिड़की पर पत्थर मारकर उस आक्रोश की अभिव्यक्ति देता है। एक तरफ गंभीर समानांतर सिनेमा में श्याम बेनेगल जैसे निर्देशक इस आक्रोश को अभिव्यक्त कर रहे थे, जिसकी अगली अभिव्यक्तियां निशान जैसी फिल्मों में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकप्रिय सिनेमा में, बंबईया सिनेमा में, व्यावसायिक सिनेमा में जंजीर जैसी फिल्म दिखाई देती है, जिसका नायक व्यवस्था बदलने को आतुर, व्यवस्था और व्यवस्था को बाहर से चलाने वाले जन विरोधी तत्वों की गठजोड़ के विरुद्ध खड़ा होने की कोशिश करता है, और यह युवा भीतर से और बहुत असंतुष्ट और नाराज है। जंजीर के माध्यम से उस गुस्से को एक बड़ा चेहरा मिलता है और अमिताभ बच्चन का नायकत्व उभरता है, जिसे हम यंग मैन का नायकत्व कहते हैं। सलीम जावेद की लेखक जोड़ी इस गुस्से को आगे की अनेक फिल्मों में बहुत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। विशेष रूप से दीवार, काला पत्थर, त्रिशूल जैसी फिल्में इस सिलसिले में देखी जा सकती हैं। 1967 से 1977, 1975 का यह समय नाराज और गुस्सैल युवाओं का समय है, और स्वाभाविक है कि धूमिल की कविता का गहरा संबंध इस पीढ़ी से है। धूमिल स्वयं इस पीढ़ी का अंग है, इसलिए उनकी कविता में मौजूद आक्रोश और आक्रामकता का गहरा संबंध इस युग के में मौजूद सामान्य आक्रोश और आक्रामकता से है। हम ये देखते हैं कि धूमिल की कविता में ये आक्रोश प्रायः जनतंत्र संबंधी उनके विवेचन, विश्लेषण और जनतंत्र के अंकन चित्रण में प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त होता है। धूमिल ने अपनी प्रसिद्ध कविताओं जैसे कि पटकथा, अकाल दर्शन, मोचीराम वगैरह में ही इस आक्रोश को अभिव्यक्त नहीं किया है, बल्कि अपनी अन्य दूसरी कविताओं में भी इस आक्रोश की गहरी अभिव्यक्तियां की हैं। यह आक्रोश एक वाजिब आक्रोश दिखाई देता है, क्योंकि जनता योजनाओं के बड़प्पन, योजनाओं की महनीय काया
बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े आश्वासन और बड़ी बड़ी खुशफहमियों, इन सब से धीरे धीरे तंग आ चुकी थी और जनता एक स्थायी परिवर्तन चाहती थी, तीव्र गति से परिवर्तन चाहती थी। धूमिल की जनतंत्र संबंधी आलोचना के पीछे जनता की ये आकांक्षा भी मौजूद है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।